नमस्कार साथियों, यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स हिंदी बाय एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की संपादकीय समीक्षा में हम बात करेंगे डॉक्टर शशि थरूर के एक आर्टिकल डेमोक्रेसी इन इंडिया, अ गिफ्ट एंड अ वार्निंग। इसके जरिए हम चर्चा करेंगे कि कैसे भारत में लोकतंत्र पुराने समय से विद्यमान रहा है, उसकी अंतर्राष्ट्रीय जगत से तुलना करेंगे कि कैसे एंशिएंट टाइम्स में भारत में लोकतंत्र विद्यमान था, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी दूसरे शहरों में, दूसरे देशों में भी विद्यमान था। कौन सा लोकतंत्र ज्यादा गहरा है, भारतीय लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं और कैसे वो वेस्ट के लोकतंत्र से थोड़ा सा अलग है, उसकी समस्याएं क्या है और वर्तमान समय में हम उन समस्याओं को कैसे रेप्लिकेट करने से बच सकते हैं, कैसे भारत के जो समूह लोकतंत्र से कई बार बाहर रह जाते हैं उनको इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ देखेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर का लोकतंत्र के बारे में क्या कहना था। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जिस वक्त कार्य कर रही थी उस वक्त बाबा साहब ने क्या आर्गुमेंट्स दिए थे लोकतंत्र के फेवर में, लोकतंत्र के अगेंस्ट में। तो बिना किसी लंबी चौड़ी भूमिका के आइए अपने आर्टिकल में प्रवेश करते हैं। डॉक्टर थरूर अपनी बात शुरू करते हैं 76 इंडिपेंडेंस डे से। अभी आप जानते हैं कि भारत में G20 डेलीगेट्स विद्यमान है और मीटिंग्स लगातार चल रही है। भारत इस साल प्रेसिडेंसी कर रहा है G20 के देशों की, जो अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा चंक है वैश्विक दुनिया में। तो वो कहते हैं कि बहुत सारे बिलबोर्ड्स उन्होंने देखे अलग अलग जगहों पर, जो ये कहते हैं कि इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो भारत लोकतंत्र की जननी है, माता है। ये बात कहाँ तक सही है, क्योंकि हम इस बात का प्रचार प्रसार खूब कर रहे हैं, दुनिया के अलग अलग देशों में कर रहे हैं, बाहर से आने वाले देश भी इसे देख रहे हैं। लेकिन डॉक्टर थरूर का आर्गुमेंट है कि भारत से पहले शायद ग्रीस में भी लोकतंत्र विद्यमान था और शायद उसी रूप में विद्यमान था जैसे भारत में विद्यमान था। फिर वो कहते हैं कि मॉडर्न टाइम्स की जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है वो शायद ग्रीस से ज्यादा मेल खाती हैं बजाय के भारत के। लेकिन फिर दोनों की तुलना पर बात आ जाती है कि तुलना कहाँ कर सकते हैं और कौन सी डेमोक्रेसी अच्छी है। क्या एथेंस की पार्टिसिपेटिंग डेमोक्रेसी अच्छी है, या भारत का जो एक तंत्र था जिसमें संघ है और गण है, क्या वो सिस्टम अच्छा था। आगे वो आर्गुमेंट देते हैं कि इंडिया का जो डेमोक्रेटिक वैल्यू है वो हम ऋग्वेदिक टाइम्स में डिराइव कर सकते हैं। जैसे वो कहते हैं कि ऋग्वेद सबसे अपना पुराना टेक्स्ट है और उस टेक्स्ट में हमें ऐसे वैल्यूज मिलते हैं जैसे ग्रामणी का उसमें एक रेफरेंस मिलता है। तो ग्रामणी उस वक्त वो व्यक्ति होते थे जिन्हें राजा के द्वारा डिप्लॉय किया जाता था विलेज के हेड के तौर पर, ग्राम के सर्वोच्च व्यक्ति के तौर पर उन्हें डिप्लॉय किया जाता था। उनके पास सारे सिविल और मिलिट्री पर्पसेस भी होते थे, वो राजा को मिलिट्री सहायता भी उपलब्ध करवाते थे, साथ ही टैक्सेशन वगैरह की जो जिम्मेदारियां होती थी वो भी इसी व्यक्ति की होती थी। जुडिशरी से संबंधित आप ये कह सकते हैं, अगर गांव में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को सुलझाने के लिए, उस विवाद में किसी प्रकार का समाधान निकालने के लिए ग्रामीणी को तलब किया जाता था और वही इन मैटर्स के लिए जिम्मेदार होता था। इसके अलावा अथर्ववेद में हम देखते हैं समिति है, सभा है, बापपति है और सबका सद है। ये एक जुडिशियल फंक्शंस ये लोग परफॉर्म करते थे, यानी कि गांव में जो सभा वगैरह होती थी वहां पर जो डिस्प्यूट्स हैं उनको निपटाने का प्रयास किया जाता था। लेकिन ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि प्रॉपर डेमोक्रेसी यहाँ पर फ्लरिश कर रही थी। प्रॉपर डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, देखिए पहले तो आप समझिए कि डेमोक्रेसी से हम क्या समझते हैं। डेमोक्रेसी क्या होगी, जहां पर चुनाव होते होंगे, जहां पर लोगों की भागीदारी होती होगी, जहां पर सभी को मौका मिलता होगा पंच बनने का या प्रधान बनने का, जहां पर लोगों की सहमति होगी। ठीक है, लोगों की सहमति होगी और लोग निर्धारित करेंगे कि उनका राजा क्या होगा, और सबके सहमति से, सबके मत से यह निर्धारित किया जाएगा कि कोई फैसला किसके पक्ष में होगा या किसके खिलाफ होगा। तो कहते हैं कि ऐसा जो ऑथेंटिकेटेड क्लेम ऑफ डेमोक्रेसी है ना, वो डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि आपके आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि वो प्रैक्टिसेस हम देखते हैं बुद्धिस्ट एरा में, जहां पे ग्रीक सिटीज जैसे एथेंस वगैरह जो सिटीज है उनके साथ मेल खाती है। जब बुद्धिस्ट एरा में आते हैं तब हमारी डेमोक्रेसी उतनी फ्लरिश करी, उतनी प्रोफाउंड हुई जितनी ग्रीस में किसी वक्त हुआ करती थी। फिर वो आगे कहते हैं कि देखिए डॉक्टर अम्बेडकर को आप मान सकते हैं कि भले ही वो वेस्टर्नाइज्ड आइडिया से बहुत ज्यादा प्रभावित रहे, वो थ्री पीस सूट पहनते थे, बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलते थे, वेस्ट में उन्होंने पढ़ाई करी थी, तो ऐसा मान सकते हैं कि वो शायद वेस्ट के आइडिया से ज्यादा प्रभावित रहे होंगे। लेकिन डॉक्टर थरूर का आर्गुमेंट है कि ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं था। वो तो इनफैक्ट बुद्धिस्ट जो प्रैक्टिसेस है हमारी, बुद्धिस्ट संघ जो होते थे उन संघ की वकालत करते हैं कि संघ में किस प्रकार से डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक वैल्यू जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू सिस्टम है, वो कैसे फ्लरिश कर रहा था। फिर आगे कहते हैं जब वो ड्राफ्टिंग कमेटी के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में अध्यक्ष बने तब उन्होंने भारतीय लोकतंत्र की जड़ों की गहराई को हमें समझाया और बताया कि भारत में लोकतंत्र कितना गहरा है।
और वो कहते हैं कि लिच्छवी जो कि नॉर्दर्न बिहार में एक रिपब्लिक था, वहां पर इस प्रकार की प्रैक्टिसेस होती थी। नेपाल का ये पार्ट था। 6th और 5th सेंचुरी बीसीई में, जब आप जानते होंगे कि महाजनपद बन गए थे, उस वक्त की बात कर रहे हैं, मल्ल की बात कर रहे हैं। कुशीनगर में एक शहर था, फिर वज्जी संघ है या वृज्जी जिसको कहते हैं, उसमें वैशाली नगर है। तो ये जो जगह है, यहाँ पर संघ एग्जिस्ट करते थे, और संघ का कार्य क्या होता था कि वो लोगों के बीच के डिस्प्यूट्स को सुलझाते थे और डेमोक्रेटिकली फैसले करते थे, लोकतंत्र से फैसले करते थे, सबकी सहमति से फैसले किए जाते थे। तो इतनी पुरानी भारत की लोकतंत्र की जड़ें कम से कम है जो हमारे पास लिखित इतिहास में है। इसके अलावा ऋग्वेद अथर्ववेद में और ज्यादा पुराने साक्ष्य भारत को मिलते हैं। इसके अलावा वो एक और इंस्टेंस देते हैं, जैसे गण का एग्जाम्पल वो देते हैं, संघ का वो एग्जाम्पल देते हैं, जो कि 4th सेंचुरी बीसीई में हमें बहुत साफ तौर पर देखने को मिलती है। फिर विनय पिटक का डॉक्टर अम्बेडकर एक एग्जाम्पल देते हैं। विनय पिटक थेरवाद बुद्धिस्ट का या बुद्धिज्म का एक ग्रंथ है, आप जानते हैं उसमें। तो उसमें जो भिक्षुस होते थे, मॉन्क्स होते थे, उनकी रेगुलर मीटिंग्स होती थी। उसमें मोशंस आते थे, मोशंस माने प्रस्ताव आते थे, उन पर वोटिंग होती थी और सीक्रेट बैलेट के जरिए संघ में चुनाव कराया जाता था। तो आप समझ रहे हैं, ये जो वैल्यूज हैं, ये प्रॉपर लोकतांत्रिक वैल्यूज हैं जो संघ में हमें देखने को मिलती है 4th शताब्दी बीसीई में। और विनय पिटक में इस बात का स्पष्ट तौर पर उल्लेख है। तो हम समझ रहे हैं कि कैसे भारत में लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी है। ऋग्वेद अथर्ववेद विनय पिटक और उसके अलावा जो संघ है अलग अलग, उनमें हमें लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं। इसके अलावा हम तुलना कर लेते हैं कि अगर भारत में इस प्रकार का लोकतंत्र था तो ग्रीस में कैसा लोकतंत्र था। ग्रीस में वो एक एग्जाम्पल देते हैं, एक हिस्टोरियन उनके हुए हैं जिसका नाम है डीडो डियोडोरस। ये उनके हिस्टोरियन रहे हैं। तो डियोडोरस कहते हैं कि 326 बीसी में जब वो सिकंदर के साथ भारत में आए थे, तब उन्होंने देखा था कि भारत में राजा के माध्यम से, जो एक मोनार्क होता था, अलग अलग गण और संघ बने हुए थे, जहां राजा की मर्जी से वो लोग शासन करते थे और जुडिशियल और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव जो कार्य होते थे उनको पूरा करने का प्रयास करते थे। और ये सिस्टम भारत में 3री 4th शताब्दी बीसी में चल रहा था, जब ये व्यक्ति भारत आए थे अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ 326 बीसी में, जब उन्होंने यहाँ पर इन्वेजन किया था। तो इसका तो लिखित प्रमाण हमारे पास है। ग्रीस के लोग हमारे खुद आकर के इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। लेकिन जो पाली में हमारे पास वैशाली शहर के समय के जो स्क्रिप्चर्स मौजूद हैं, उनमें हम देखते हैं कि ग्रुप बने हुए थे जो कि इकोनॉमिक, जिनका लक्ष्य था, कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस वो लोग करते थे, उनके अपने अपने संघ बने हुए थे, ऑर्गेनाइजेशन उनकी प्रॉपरली काम करती थी, और ऐसी जो श्रेणी है वो बनी हुई थी समाज में। यानी कि अलग अलग श्रेणियां हैं, जैसे आज भी एक कैबिनेट मंत्री है, उसके बाद राज्य मंत्री है, उसके बाद ब्यूरोक्रेटिक क्लास आ जाता है। तो इस प्रकार से वहां भी श्रेणियां बनी हुई थी और इन श्रेणियों में लोग काम कर रहे थे। जो गण और संघ की जो टर्म्स है वो वहीं से आती है, और ये सेल्फ गवर्नेंस का एक एग्जाम्पल हमें देती है कि सेल्फ गवर्नेंस भारत में कितने लंबे समय से एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन जो संघ के मेंबर्स हैं वो अपने आप में कुछ पावरफुल नहीं थे, उनकी पावर आती थी लोगों से, डेमोक्रेटिक इलेक्शन से। तो ऐसे जो लोग थे, ऐसे जो ग्रुप थे, वो तब स्ट्रांग होते थे जब उनमें लोगों का पार्टिसिपेशन ज्यादा होता था। अब वो कहते हैं आगे चलकर, अम्बेडकर जो है वो गांधीयन वैल्यूज के बहुत बड़े आलोचक रहे हैं, लेकिन उनका कहना था कि गांधीयन वैल्यूज जो है वो डेमोक्रेसी की जो गांधीयन वैल्यूज है, जहां पर वो ग्राम स्वराज की बात करते हैं या विलेज लेवल पर डेमोक्रेसी को ले जाने की बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि अम्बेडकर जी का कहना है कि गांधी जी के वैल्यूज और ग्राम स्वराज की अवधारणा सिर्फ एक ऐसे आइडियल स्पेस में देखी जा सकती है। आइडियल स्पेस में ही आप उसको, उसकी कल्पना कर सकते हैं। उसकी कल्पना भारत जैसे समाज में नहीं की जा सकती, क्योंकि वहां पर कास्ट ऑपरेशन बहुत ज्यादा है, सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ज्यादा है, आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन इतना ज्यादा है, और जाति आधारित भेदभाव इतना है कि एक दलित के नजरिए से आप कभी भी वहां पर लोकलिज्म नहीं ला सकते, गवर्नेंस नहीं ला सकते, लोकतंत्र नहीं ला सकते। साथ ही वो कहते हैं कि एक ऐसा ऐसा सड़ा हुआ पोर्ट होल ये हो जाता है, डेन ऑफ इग्नोरेंस को इसे कहते हैं, नैरो माइंडेडनेस इसे कहते हैं, कि सांप्रदायिकता की कैसी निचली निकृष्टतम छवि वहां पर देखने को मिलती है, कि वहां आप डेमोक्रेसी को लेके नहीं जा सकते, क्योंकि जो लोग हैं उनका इतना शोषण होगा, उनको इतना सताया जाएगा जाति के आधार पर, उनके आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर, और सांप्रदायिकता के आधार
तो ये गांधी और अंबेडकर का ग्राम समाज को लेकर के एक पूरा विवाद है, जिससे अंबेडकर जी खासे आलोचना उसकी करते नजर आते हैं। फिर वो कहते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी हमें ऐसे इंस्टेंसेस देखने को मिलते हैं जहां पर मौर्यन और चोल सोसाइटी में या गुप्त पीरियड को आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी का गोल्डन एज था, क्योंकि उस टाइम पर बुद्धिज्म फ्लरिश कर रहा था। बुद्धिज्म में संघ में और भिक्षुओं के इलेक्शंस और जो पूरी सभा वगैरह होती थी, उसमें प्रॉपर डेमोक्रेटिक सिस्टम भारत में देखने को मिलता है। लेकिन अब हम तुलना करते हैं इसकी ग्रीस से। तो ग्रीस में और भारत में क्या तुलनाएं हैं और क्या इनकी आलोचनाएं हैं। हम ये समझ रहे हैं कि कैसे डेमोक्रेटिक वैल्यूज भारत में पुराने समय से विद्यमान है और दुनिया के कई देशों से पहले से भारत में मदर डेमोक्रेसी जो कह रहे हैं, दैट इज अ फेयर पॉइंट। लेकिन भारतीय डेमोक्रेसी की समस्याएं क्या है, अब उन समस्याओं पर आते हैं और कैसे हमें उन समस्याओं को हाल फिलहाल नहीं दोबारा दोहराना है। तो जैसा अम्बेडकर जी कह रहे हैं कि इग्नोरेंस का एक पोर्ट होल है, सांप्रदायिकता बढ़ेगी। इसके बाद वो एक मेजर पॉइंट पर आते हैं, वो कह रहे हैं कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो भारतीय समाज में ठीक ठाक रही है, बहुत पहले से रही। ठीक है, तो ये भारतीय लोकतंत्र की अच्छी बात है, हमें इसे आगे लेकर के जाना चाहिए। 33% रिजर्वेशन की बात हो रही है, उसे लेकर के जाना चाहिए। लेकिन उनका कंसर्न क्या है? उनका कंसर्न है कि भारत का एक समाज, दलित समाज, वो भारतीय लोकतंत्र से लगातार अछूता रहता है। वो कह रहे हैं कि जो लोकतंत्र था भारत में उस वक्त भी और शायद आज भी कहीं कहीं हमें ऐसा देखने को मिलता है कि उसमें एक समाज का प्रतिनिधित्व कम है, महिलाओं का प्रतिनिधित्व हमने गारंटी नहीं किया है। और दलित जो पार्टिसिपेशन है, वो कह रहे हैं कि गांव के स्तर पर जाके डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर आकर के वो एक पोर्ट होल बन जाता है। उनका पार्टिसिपेशन नहीं है, उनका वैल्यू सिस्टम नहीं है, उनको कोई राइट्स नहीं है, उनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा है अनटचेबल्स का। तो एक जो पूरे सोसाइटी के स्ट्रक्चर में कुछ लोगों की भागीदारी है, वो भागीदारी हम सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो सुनिश्चित कर लेंगे तो भारतीय लोकतंत्र निश्चित तौर पर अच्छा हो जाएगा। और आगे चलकर वो कहते हैं कि 20th सेंचुरी की जो सोसाइटी है वो एंशिएंट ग्रीस से बेहतर है, नो डाउट। लेकिन जहां ग्रीस में एक तरफ महिलाओं का अधिकार नहीं थे, जहां ग्रीस में एक तरफ एक पर्टिकुलर क्लास को बहुत ज्यादा डोमिनेंस दिया गया था, वैसा ही आपको भारत में देखने को मिलता है। कुछ क्लासेस को डोमिनेंस है, कुछ कास्ट को डोमिनेंस है, या कुछ वर्गों को इस प्रकार से ज्यादा डोमिनेंस दिया गया है। तो कहते हैं कि ग्रीस की सोसाइटी में और भारत की सोसाइटी, एंशिएंट सोसाइटी में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। कुछ सोसाइटियां जाति के आधार पर बटी हैं, कुछ क्लासेस के आधार पर बटी हुई हैं। लेकिन हमें एक ऐसा लोकतंत्र आज प्रोड्यूस करना है जो इन क्लास और कास्ट के भेद से पूरा अलग हो, जिसमें ऐसा कोई भेद ना हो। तो कह रहे हैं कि हमारी जो ये स्ट्रेटा बना हुआ है, इसमें हमें 3-4 चीजें मेनली देखनी पड़ेगी, जिसके बाद भारतीय कौन परिष्कर्ता देख सकते हैं। पहला तो होगा पार्टिसिपेशन, दूसरा होगा ट्रांसपेरेंसी, तीसरा होगा विमेन, चौथा होगा दलित्स का रिप्रेजेंटेशन, और सबको बोलने की आजादी। ताकि डेमोक्रेसी में अगर कोई व्यक्ति है, डेमोक्रेसी में अगर कोई व्यक्ति रह रहा है, तो उसको ये फील ना हो कि वो इस वैल्यू सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो एक इंक्लूसिव डेमोक्रेसी बनाने का प्रयास यहाँ पर डॉक्टर थरूर करते नजर आते हैं, डॉक्टर अंबेडकर के आर्गुमेंट्स के जरिए, जहां वो गांधीयन वैल्यूज को खारिज करते हैं, गांधीयन आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को खारिज करते हैं, या ये कहते हैं अम्बेडकर जी के जरिए कि ये वैल्यू सिस्टम उतना अच्छा काम नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं है, उनकी वैल्यू नहीं। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल है। इसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि गिफ्ट तो है नो डाउट, क्योंकि इससे अच्छा सिस्टम अभी तक हमारे पास नहीं है, लेकिन एक वार्निंग भी है, अगर हम सबको शामिल नहीं करेंगे तो ये भारत के नुकसान में कार्य करने वाला है। तो ये हमने अपने आर्टिकल में मेजर बातें देखी। अब हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदार लोकतंत्र को परिभाषित करता है या उसकी कौन सी विशेषताएं हैं। तो ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइए। हम अगले संपादकीय समीक्षा कैंप में आपको इसका आंसर देने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप इस प्रोग्राम का पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां हम रेगुलर कन्वर्सेशंस भी आपसे करते रहते हैं, पीडीएफ वगैरह भी शेयर करते रहते हैं। इसके अलावा आप हमारा नया सेशन समाचार समीक्षा, जहां हम दैनिक इंडियन एक्सप्रेस को उसकी समीक्षा करते हैं, वो आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। संपादकीय समीक्षा के लिए आपसे फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।